एक बार आप सबका फिर बलजीत परमार पर यू चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसा किस्सा सुनाऊंगा जो जब मैंने उसकी तहकीकात की तो मैं भी काफ़ी हैरान रहा। अ, मानता नहीं अगर मैंने उसकी पुष्टि खुद नहीं की होती और इसको कंफर्म नहीं किया होता तो शायद मैं भी मानने से हिचकिचाता। ये किस्सा है प्रदीप शर्मा की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखता हुआ। मुंबई के सबसे बड़े कह लो जो सबसे मशहूर सबसे हिट एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जिन्होंने कोई 100-150 से ज़्यादा एनकाउंटर्स किए, लोगों को मारा, कंट्रोवर्सीज में आए, नकली इनकाउंटर करने का, फर्जी इनकाउंटर करने का इल्ज़ाम लगा, जेल में रहे, बरी हुए, पुलिस से निकाले गए, फिर वापस पुलिस में आए, फिर वहाँ से रिटायर हुए और फिर अभी एक नए किस्म के मर्डर चार्ज में एनआईए की कस्टडी में रिमांड पे बैठे हैं। तो एक बहुत कंट्रोवर्शियल एक बैकग्राउंड रही है प्रदीप शर्मा की। मैंने एक थोड़े दिन पहले एक उनका किस्सा भी सुनाया था कि कैसे अंडरवर्ल्ड के लोग उनको कादर खान कहते थे, क्योंकि थोड़ी सी शक्ल कहीं ना कहीं उनकी वो फिल्मी एक्टर जो है कादर खान उनसे मिलती थी। तो कादर खान ऑफ द अंडरवर्ल्ड अपने आप में एक दहशत दहशत से भरा हुआ नाम, जिससे अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोग भी अपनी जान की भीख मांगते थे। तो ऐसे आदमी के साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, ये मानने में नहीं आता। क्योंकि मैंने खुद उनसे बात की थी तो कुछ साल पहले जब मैं उनको मिला था उनके घर पे जाके कि मैंने ऐसी ऐसी बात सुनी, आपका क्या कहना है। तो उन्होंने खुद माना कि हाँ बलजीत से बात सही है। मैं भी पहले नहीं मानता था, लेकिन जब वो सच मेरे सामने आया तो मुझे मानना पड़ा। बात कुछ ऐसे हुई कि 1997 में जब काफ़ी खून खराबा मुंबई की सड़कों पे हो रहा था, मुंबई ब्लास्ट 93 के बाद जो छोटा राजन ने दाऊद के लोगों को मारना शुरू किया, जो हमने पिछले इंसिडेंट में भी हमने देखा कि रोहित वर्मा और उसके ग्रुप को जो छोटा राजन ने दाऊद के लोगों को मारने की जिम्मेदारी दी थी, उसमें जो 11-12 मर्डर हुए, उनमें सब में छोटा राजन के लोगों का हाथ था और सबसे ज़्यादा रोहित वर्मा का हाथ था। सलीम कुर्ला को मारा गया, सलीम को मारा गया, एक एमके बिल्डर थे उनका आदमी मारा गया, एक मलाड के बिल्डर को मारा गया और 97 में ही मेरे ऊपर भी गोलियां चलाई गई चार राजन की तरफ से। लेकिन मैं वो उनमें रोहित वर्मा नहीं था, उसमें महेंद्र शेलार नाम का इनका शार्प शूटर था, जो बाद में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। तो वो काफ़ी मारा मारी वाला दौर था और एनकाउंटर्स भी उतने ही ज़ोर शोर से चल रहे थे जितने ज़ोर शोर से अंडरवर्ल्ड की आपस की लड़ाई चल रही थी। तो कहीं ना कहीं उन दिनों में प्रदीप शर्मा, जिसको पहले अक्सर डी गैंग के नज़दीक समझा जाता था, किसी कारणों की वजह से डी गैंग से उनकी नाराज़गी हुई, उनके कुछ लोगों को प्रदीप शर्मा ने एनकाउंटर में मारा। तो कुछ ऐसा हुआ कि डी गैंग ने फैसला किया कि प्रदीप शर्मा को रास्ते से हटाना चाहिए। तो एक आदमी को सुपारी दी गई, एक बड़ा अननोन किस्म का एक क्रिमिनल था, आरिफ मिर्ज़ा बेग उसका नाम था। 34-35 साल की उस उम्र थी, कोई ज़्यादा उसका रिकॉर्ड नहीं था, कोई उस पर शक नहीं था। उस आदमी को एक AK-47 भी प्रोवाइड की गई कि क्योंकि उनको मालूम था कि प्रदीप शर्मा हमेशा अपने पास AK-47 रखने और 3-4 जो आर्म्ड पुलिस गार्ड उनके साथ रहते थे, उनके पास कार्बाइन और दूसरी ऑटोमेटिक वेपन भी होती थी। तो प्रदीप शर्मा की फील्डिंग लगाना और उसको इतने हथियारबंद लोगों के बीच में मारना बहुत जोखिम भरा काम था। तो उसमें जो 3-4 आदमी काम पे लगाए गए, उनका जो लीडर था वो आरिफ मिर्ज़ा बेग। तो उसको ये ड्यूटी दी गई क्योंकि उसकी ज़्यादा लोगों को पहचान नहीं थी, तो उसको जो सोर्सेस थे प्रदीप शर्मा के, खबरी या पुलिस के CID वाले, उनको उसके चेहरे से नावाकिफ़ थे, तो उसको पहचानना मुश्किल था। तो काफ़ी दिनों की
भाग दौड़ के बाद जहाँ प्रदीप शर्मा अपने काम पे जाया करता था उसकी उन्होंने रेकी की, तो देखा कि पुलिस स्टेशन के चारों तरफ तो बहुत पहरा रहता है और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहाँ मारना मुश्किल है। और उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि प्रदीप शर्मा के घर में जो एक थोड़ा सा आइसोलेटेड जगह पे है, मेन रोड से हट के अंदर एक गेटेड कॉलोनी है, जिसके बाहर जो 3-4 गेट हैं, वहाँ से आपको जाना पड़ता है अंदर। और स्पीड ब्रेकर बहुत लगे हुए हैं, हर 50 गज पे एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। तो आप वहाँ से कोई क्राइम करके स्पीड से निकलना भी बहुत मुश्किल है। और प्रदीप शर्मा के जो बिल्डिंग जिसमें रहते हैं, उसमें ग्राउंड फ्लोर पे इन्होंने एक ऑफिस बनाया हुआ है, जो सोसाइटी का ऑफिस है। उसमें बड़े सोफिस्टिकेटेड सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जो इनकी बिल्डिंग जो कॉर्नर पे है, उसका गेट के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। तो उसके सामने से एक रोड आती है छोटी, एक लेफ्ट में जाती है, एक राइट में जाती है, तो उन रोड्स के ऊपर कैमरे लगे हुए हैं। तो ज़्यादातर प्रदीप शर्मा उस ऑफिस में बैठ के ही अपना काम किया करता था, जब कभी घर में होता था। तो इसी तरह सीसीटीवी कैमरा की एक स्क्रीन घर में भी लगा के रखी हुई थी कि वो उस बिल्डिंग के चारों तरफ कोई मंडराता था तो उसकी खबर एकदम स्क्रीन पे आ जाती थी। तो फैसला ये हुआ कि प्रदीप शर्मा को उस गेटेड कॉलोनी के बाहर मारा जाए, उसकी गाड़ी को गेट के बाहर घेरा जाए, ताकि गेटवे व्हीकल जो है वो एक स्पीड से निकल जा सके। तो ये किस्म का मौका उनको फरवरी 97 में मिर्ज़ा आर बेग को मिला। हुआ कुछ ऐसे कि प्रदीप शर्मा सुबह कहीं जा रहे थे, उनकी बेटी उस समय 8-9 साल की उम्र होगी। कुछ ऐसे कि फरवरी के 97 पे निगाह रखते रखते एक दिन उस शख्स ने और उसके साथ जो लोग थे, एक टैक्सी में वो पीछा करते थे इसका, काली पीली टैक्सी में। तो वो गेट के बाहर वो टैक्सी रोक के खड़े थे, फील्डिंग लगा के, अर्ली मॉर्निंग सुबह से। उनको ये पता नहीं था कि प्रदीप शर्मा कितने बजे घर से निकलता है, कब आता है, कब जाता है, तो पूरी फील्डिंग रखते थे राउंड द क्लॉक। तो उस दिन जो सुबह सुबह उन्होंने देखा, कोई 8:30-9 बजे के करीब ऑफिस जाने के पहले कुछ हुआ ऐसे कि प्रदीप शर्मा जाने के चक्कर में थे, अपने स्कॉट की वेट कर रहे थे या स्कॉट नाश्ता कर रही थी, पता नहीं। तो वो बच्ची ने बोला कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। तो अब बच्चा है, जिद कर लेता कई बार। तो प्रदीप शर्मा उसको लेके गेट के बाहर चले गए, और सिक्योरिटी वाला कोई पीछे था, वो कहीं दूर अपना कुछ और काम करने लग गया। एक आदमी पीछे पीछे जा रहा था इनके। तो वो जो गेट के बाहर एक आइसक्रीम पार्लर थी, वहाँ से प्रदीप शर्मा अपनी बेटी को आइसक्रीम लेके दे रहे थे। तो जैसे ही मिर्ज़ा आरिफ बेग ने और उसके साथी ने निशाना साधा, तो वो लड़की एकदम करते करते प्रदीप शर्मा के आगे आ गई। इसके पहले कि वो घोड़ा दबा सकते और गोली चला सकते, वो लड़की के आगे आने की वजह से वो उन्होंने गोली चलानी एकदम से रोक ली। मैंने बाद में जब बात हुई, प्रदीप शर्मा को पूछा भी था कि अगर ये गोली चला भी देता तो उसको रिएक्शन तो होना ही था। वो बोलते नहीं, वो AK-47 इसलिए लेके आए थे, उसका जो वो उसको बर्स्ट मोड पे रखा हुआ था। अब मेरे पे अटैक करने के लिए 1-2 गोली खा के तो मैं मरूंगा नहीं, उन्हें पूरा बर्स्ट मारना था, 10 गोली का, 20 गोली का, तो ताकि उनको मैं मेरे रिएक्ट करने के पहले पहले उनका काम हो जाता। तो इसलिए वो जो AK-47 थी वो बर्स्ट मोड पे थी। तो एक बार घोड़ा दब जाता तो 20 गोलियां एक साथ में निकलनी थी सेकंडों में, और उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता। तो वो लेकिन लकीली फॉर प्रदीप शर्मा, उनकी बेटी, और इन अ वे आरिफ मिर्ज़ा बेग के लिए कि गोली चलने के पहले उन्होंने एकदम अपने हाथ रोक लिए। तो उसके बाद थोड़ा कोशिश किया, और लेकिन वो एक बार कहते हैं ना कि निशाना चूक जाए या बंदूक ना चले, तो ये लोग थोड़े वो वहमी किस्म के भी होते हैं। तो इन्होंने वो अबॉर्ट कर दिया, अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए और आहिस्ता से वहाँ से निकल गए। प्रदीप शर्मा को इस बात की कोई खबर नहीं कि मेरे ऊपर कोई जानलेवा हमला होने वाला था या नहीं। हुआ कुछ ऐसे कि 1-1.25 महीने के बाद प्रदीप शर्मा के खबरियों ने ये बताया कि एक नई किस्म का लड़का शहर में घूम रहा है और उसके पास AK-47 है। तो प्रदीप शर्मा ने फील्डिंग लगाई और एक दिन उस शख्स को अरेस्ट कर लिया,
और वो शख्स और कोई नहीं था, वही था जो सवा महीना पहले प्रदीप शर्मा को मारने चला था और गोली नहीं चलाई। तो जैसे उसकी इंटरोगेशन शुरू हुई, तो प्रदीप शर्मा ने जब अपना जो इंटरोगेशन में करते हैं थोड़ा मार पिटाई शुरू की, तो उस आदमी ने प्रदीप शर्मा को बोला कि साहब देखिए, आज आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आज से सवा महीना पहले मैंने आपकी जान बख्श दी थी। अगर आप उस दिन चले गए होते तो आज मेरी इंटरोगेशन कौन करता। तो प्रदीप शर्मा के लिए एकदम स्टन, वो हैरान, बोलता क्या कह रहे हो तुम। तो उसने फिर जब बताया कि मैं आपके ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन आपकी बेटी बीच में आ गई थी, मैं उस बच्ची को नहीं मारना चाहता था, मेरी हिम्मत नहीं हुई, मेरा उंगली नहीं उठी दबी घोड़े पे उस दिन, अगर दब जाती तो कुछ भी हो सकता था। तो प्रदीप शर्मा ने उसको एक और थप्पड़ मारा और बोला, तू मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? तेरे जैसे कितने लोग मैंने पहुंचा दिए जहां उनको पहुंचना था, और तू मुझे ये मीठी गोली दे रहा है, मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई थी, मुझे मारना चाहता था। तू है कौन, तेरी औकात क्या है? तो वो लड़का बोला, साहब आप ध्यान से मेरी बात सुनिए। उसने याद करवाया कि उस दिन छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था, आपने ये कपड़े पहने हुए थे और आपकी बेटी ने पिंक कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, जिस पे ऊपर बॉर्डर में वाइट बॉर्डर था गर्दन पे। तो प्रदीप शर्मा ने थोड़ी देर के लिए सोचा और उसको याद आया कि हाँ, ये बात तो सही है, इसी किस्म के कपड़े मेरे पास भी हैं। और जब मैं गया था पार्लर पे तो मेरी बेटी ने वही फ्रॉक पहनी हुई थी, ये आदमी बता रहा है जो। फिर उसने पूछा कितने बजे की बात है, तो आदमी ने वो टाइम भी बराबर बताया। तो फिर उसने बताया कि आपके साथ कौन थे। बोला, मैं वो नहीं बताऊंगा, कि वो राज की बात है, आप मुझे जो मेरा करना कर लीजिए, लेकिन उनका कोई कसूर नहीं है, उनको तो पैसे दिए गए थे मेरी तरह आपको मारने के। मैंने नहीं आप मरे तो उसका जिम्मेदार मैं हुआ, मेरे साथ जो आपने करना कीजिए, उनका नाम मैं नहीं बता सकता। पर एनीवे उसके बाद में उनमें से 2 आदमी और पकड़े गए थे। लेकिन प्रदीप शर्मा को जब उसने ये किस्सा सुनाया, तो प्रदीप शर्मा की आंखों में भी एक पल के लिए नम हो गई आंखें कि कैसे कैसे जी ज़िंदगी और मौत में कितना फ़र्क रहता है। तो उसके बाद वो आदमी को ज़्यादा कोई प्रदीप शर्मा ने पे सख्ती नहीं की, और उसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई रिकॉर्ड भी नहीं था। उसको जेल में जाना पड़ा, उसकी इंटरोगेशन ज़्यादा नहीं की, उसको रिमांड हो गया जुडिशियल कस्टडी। उसके बाद उसकी बेल भी होगी, जिसको पुलिस ने अपोज़ नहीं किया। बेल होने के बाद वो आदमी बेल जंप करके कराची चला गया वापस। वहाँ पे कहते हैं कि उसको जब पूछा गया कि तुमने गोली क्यों नहीं चलाई, जब उसने कारण बताया तो छोटा शकील ने कोई एक्शन भी उसके ऊपर नहीं लिया। पता नहीं, हमने इस बात का कोई ना तो इसको कंफर्म कर सकते हैं ना खंडन कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद वो आदमी कहाँ गया, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। वो आरिफ मिर्ज़ा बेग का कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन प्रदीप शर्मा आज तक उस शख्स को याद करता है कि अगर कहीं उस दिन वो उसकी बंदूक चल जाती तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो इस किस्म के और प्रदीप शर्मा अपनी बेटी का भी एक तरीके से शुक्रगुज़ार है आज तक के, बेटी की वजह से मेरी जान बच गई, और वो अगर बेटी साथ में नहीं होती तो शायद मैं चल बसा होता, गोली चल जाती तो शायद बेटी को भी लग सकती थी। तो ये अंडरवर्ल्ड के कुछ किस्से हैं। मैंने एक पहले आपको जुहू बीच का किस्सा सुनाया था, जहाँ एक बेटी के गर्दन पे हथियार रख के बाप को मारा गया, और बैंकॉक का आपको किस्सा सुनाया कल, जहाँ इतनी गोलियां चली, 100 से ज़्यादा गोलियां चली, लेकिन वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ। और तीसरी ये घटना, ये अंडरवर्ल्ड के कुछ अजीबो-गरीब किस्से हैं। लगता है आपको ये अच्छे लगे होंगे। आज इस किस्से को यहीं ख़त्म करते हैं। कल कोई नया किस्सा कहानी लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।